गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम लोग फ्लक्स का मतलब समझ लेते हैं। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, ठीक है ना। जैसे पानी किसी भी एरिया से अगर निकल रही है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है किसी पर्टिकुलर एरिया से, जैसे एनर्जी कह लें, ठीक है ना, फ्लूइड कह लें, और भी बहुत सारी, जैसे अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह लें, मैग्नेटिक फ्लक्स कह लें। तो किसी भी सरफेस एरिया से कुछ फ्लो कर रही है तो वो क्या है? फ्लक्स है, ठीक है ना। अब उसके आगे जो भी टॉपिक होगा, जैसे फ्लक्स के आगे क्या यूज हो गया? इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे। इसके आगे मैग्नेटिक होता तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। इसके आगे फ्लूइड होता तो फ्लूइड फ्लक्स की बात होती। खैर, तो हमें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चर्चा करना है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया गया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मल टू सरफेस एरिया, नॉर्मल टू सरफेस एरिया, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमारा सरफेस कुछ ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी हुआ वो क्या हुआ? सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट कर रहा है आगे जाने के लिए। यहीं अगर हमारा सरफेस थोड़ा सा टिल्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ एंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। और अब मैं बनाता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो देखिए सारी तो नहीं लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, और इसको फिर से किसी एंगल पे घुमा लिया गया। तो अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए एक भी नहीं जा रही है, ठीक है ना। ये जो बीच में से आपको लग रहा है कि जा रहा है वो एक्चुअली में नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारा सरफेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ऊपर से और नीचे से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं क्या ले लूँ? चलिए ठीक, ये हमारे पास मैथ्स की बुक है, ठीक है ना। तो समझिए कि अगर ये बुक ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो इतने सरफेस को क्रॉस करेगी। यही बुक अगर ऐसे हो गई तो अब देखिए एरिया कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ कम जाएगी। और अगर ये लेंथ बहुत ही कम होता, ठीक है ना, एक थिन सीट जैसी हो जाती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल नहीं जाती इससे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम है, यहाँ पे उससे कुछ कम है, यहाँ पे उससे, यहाँ पे तो बिल्कुल कम है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो हम एरिया, सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर बनाते हैं उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा सरफेस, ये तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये सरफेस है हमारी, ठीक है ना, सरफेस ऐसे है। तो इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर की तरफ, ठीक है। ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर किधर हो गया? इधर की तरफ, ठीक है ना। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? थीटा है। उसी तरह अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर किधर है? नीचे की तरफ। यानी एरिया वेक्टर बनाना बहुत सिंपल है। आप किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाइए, वो वेक्टर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें कैलकुलेट करना है तो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, इस एरिया वेक्टर को रॉड की तरह ट्रीट अगर आप कर रहे हैं तो देखिए अगर इस एरिया वेक्टर को मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ला दिया तो ये ऐसा हो जाएगा। इस एरिया वेक्टर को मैं 90 डिग्री पे कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कि किसी भी सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं वो डिपेंड कर रहा है कि ये एरिया वेक्टर कितना घुमा हुआ है। एरिया वेक्टर घूमने का मतलब कि वो सरफेस कितना घुमा हुआ है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया है? सिंबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये है, इसको डिफाइन किया गया है
प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। मतलब फ्लक्स हमारा क्या हो गया, ई एस कॉस थीटा या फिर ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या फिर ई एस कॉस थीटा, ठीक है ना। जो बच्चे वेक्टर जानते हैं उनको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या हुआ है, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग अनदर वेक्टर। अगर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन मैं इसकी तरफ करूँ तो ऐसा हो जाएगा, तभी जाके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है कि कितनी किसी सरफेस से क्रॉस कर रही है। तो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत टफ है ये नहीं। तो लॉजिक जितना सिंपल है न्यूमेरिकल उतना सिंपल होगा, ठीक है, बिल्कुल भी डरने की बात है नहीं। तो सारा खेल किसका है, जब भी वेक्टर जैसा कंसेप्ट आ जाए तो आपको दिमाग में ये रखना है, सारा खेल किसका है, एंगल का है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई एस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इसमें खुद सोचिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है, एरिया दिया है, तो ये कौन बच्चा मल्टीप्लाई नहीं कर लेगा, सिंपल सी बात है। मुझे क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा के आपसे पूछना होगा तो मैं थीटा के साथ खेलूँगा। अब थीटा के साथ कैसे खेल सकते हैं, या तो मैं स्टेटमेंट दे दूँ जिससे आप थीटा पकड़ ना पाए, या तो फिगर ऐसा दे दूँ जिसका आप नॉर्मल वेक्टर ना बना पाए। बात समझ में आ रही है, बहुत मज़ा आने वाला है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख के कहूँगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। और उम्मीद है मुझे कि अधिकतर बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे उसे। अगर जो बच्चे पकड़ ले रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि आपको वेक्टर का कंसेप्ट आता है। तो यानी पहला सवाल तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसको मैं वेक्टर के टर्म में लिख सकता हूँ, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप, ठीक है। उसी तरह अगर एरिया का भी कंपोनेंट अगर है तो इसके डॉट प्रोडक्ट तो आपको मालूम होगा, ई वाई एस वाई एंड ई जेड एस जेड। यानी या तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल डेटा दे के बनाया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हो, एरिया दिया हो और एंगल आपको खुद पता करके बताना। या तो दूसरे तरह क्वेश्चन ये बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर टर्म में दिया हो, एरिया आपको वेक्टर टर्म में दिया हो या फिर आप खुद निकालना हो, ठीक है ना। यानी यहाँ से तो हमें लग रहा है कि दो ही तरह से सवाल हम बना सकते हैं, ठीक है। और या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अगर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो कैलकुलस यूज करना होगा, ठीक है। यानी बेसिकली हम तीन तरह के क्वेश्चंस जनरली आ सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सारी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका की कंसेप्ट इन्हीं के आसपास है, ठीक है। तो हम हर एक तरह के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो इन फॉर्मूले से रिलेटेड होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसकी यूनिट कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आइए सवाल पे हम लोग आते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको मिसगाइड करने की, ठीक है, कि आप सवाल को पकड़ ना पाएँ। अगर पकड़ लिए तो अच्छी बात है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और नहीं पकड़ पा रहे हैं तो वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन से हो सकता है कि आप कुछ सीखना चालू कर दें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा,
हमारा ये मान लीजिए क्या है, सरफेस है, ठीक है ना। ये सरफेस कैसा है, ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं ऐसे एक्सिस बना दूँ एक्स वाई और जेड, एक्स जेड प्लेन में है तो जेड वाली एक्सिस किधर है, बाहर की तरफ, ये तो किस में है, एक्स जेड प्लेन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। एरिया ये मान लीजिए 2 मीटर, ये 1 मीटर एरिया रेक्टेंगल है हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला सवाल है तो सिंपल सा क्वेश्चन लिया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, ठीक है। तो फॉर्मूले हमारे पास क्या हैं, तो पहले देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेटा दी हुई है 10, यहाँ पर एरिया की वैल्यू दी हुई है, यानी थीटा निकाल लेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, ई एस कॉस थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10, एरिया कितना है 2, कॉस थीटा ही सारा खेल करेगा। तो कॉस थीटा बेसिकली कब हमें पता चलेगा, जब तक हम एरिया वेक्टर बना लेंगे। तो एरिया वेक्टर यहाँ पर, एरिया वेक्टर हमने अभी आपको बताया है कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी आंसर कितना हो गया 0 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो लॉजिकल सी बात थी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और एरिया हमारा एक्स जेड प्लेन में है, तो क्या इस प्लेन पे जो भी एरिया रखा हुआ है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी, नहीं करती। तो लॉजिकल भी है कि आंसर 0 आता है। और फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे वही पता चल रहा है। तो यहाँ से सीखने की बात बस ये है कि आपको एरिया वेक्टर का ध्यान रखना है। अगर एरिया वेक्टर आप ठीक से बना ले रहे हैं तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ई एस कॉस थीटा में तो दिक्कत नहीं होगी, इसकी तो एश्योरिटी मेरी है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप सोच रहे थे कि 10 × 2 कर लें तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ऐसे सरफेस बना ले रहे हैं, ठीक है। और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, ठीक है ना, उसको आर पार कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर एंगल बनाई है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी 10 न्यूटन पर कूलम, और ये फिर वहीं 2 मीटर और ये 1 मीटर सरफेस। फ्लक्स बताना, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक लेवल पे बच्चा सोचेगा, जो बिल्कुल गलत सोचेगा वो क्या सोचेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो 10 दिया है, ठीक है। एरिया कितना है 2 है, कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस 30 वैल्यू √3/2। तो जो भी आपका आंसर जाए √3/2 करेंगे तो 10√3 आंसर आएगा। तो ये जो बच्चे सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आपको आंसर लाने से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना है कि जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। आंसर आना ना आना वो मैथ की प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, लॉजिक और कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देखिए कि मुझे इसको सॉल्व करने से पहले एरिया वेक्टर बनाना चाहिए था। तो अगर मैं एरिया वेक्टर बनाता तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक एरिया बनाता। जैसे ही परपेंडिकुलर एरिया बना दिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारी, तो जो एंगल होता है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का होता है। ई एस कॉस थीटा में थीटा किसके बीच का एंगल है बताइए बच्चों, किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि एरिया वेक्टर पे आप ज़्यादा ध्यान रखिए, ठीक है ना। बिना एरिया वेक्टर बनाए आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व ना करिए। तो जैसे ही आप एरिया वेक्टर बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा 10 × 2 × cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 दैट इज 10 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एरिया वेक्टर का ही खेल है। थीटा को ही मैं चेंज कर सकता हूँ अब जिस तरह से मैं चेंज करूँ, ठीक है। आइए
अब मैं कहा था कि इस और क्वेश्चन इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में दे दे। तो आइए वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा स्क्वायर है, मान लेते हैं, ठीक है। साइड ये दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी हुई है 2i कैप, ठीक है ना। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। बताना है फ्लक्स क्या होगा। तो वेक्टर फॉर्म में हो, स्केलर फॉर्म में हो, जैसे भी हो, एरिया वेक्टर तो यूज आपको दिमाग में रखना ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है कि हमारी एक्स डायरेक्शन में इधर की तरफ है, ठीक है। और एरिया जो सरफेस है हमारा किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है। तो एरिया वेक्टर किस में होगा, जाहिर सी बात है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। आप चाहें तो माइनस जेड एक्सिस भी ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेना है, या तो अंदर लें या तो बाहर लें, ठीक है ना। तो जिस प्लेन में सरफेस है उस प्लेन में तो एरिया वेक्टर हो नहीं सकता, क्लियर है। यानी हमें जो एरिया लिखना है तो वो तो हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, किक है जेड एक्सिस की तरफ। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको वेक्टर फॉर्म में दे दिया गया है, एरिया भी वेक्टर फॉर्म में दे दिया गया है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डॉट ए वेक्टर। अच्छा, कितनी खूबसूरत बात है कि हमें डेटा अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो मैं वेक्टर फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। हमें डेटा अगर वैल्यू में दिया है तो ई एस कॉस थीटा यूज़ कर रहे हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप डॉट ए स्क्वायर के कैप। तो आई क्रॉस के क्या होता है 0, यानी आंसर तो 0 ही होना था, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्लियर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिनको क्लियर नहीं हुआ है क्लियर कर लें, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में जो दूंगा उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा। थर्ड मतलब अब से लेके चौथा, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा इसके बाद आएगा। ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है स्पेस में कहीं है, ठीक है ना, 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्पेस में एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन। और कह रहा है कि फ्लक्स बताओ। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इस सरफेस का ये सरफेस किस प्लेन में है, ध्यान से देखिए किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। तो एरिया वेक्टर किधर होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इधर कहीं होगी। यानी डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन है। यानी एरिया वेक्टर में यहाँ से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 3 2 6 और 6 आई कैप। एक्स डायरेक्शन को, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। तो फ्लक्स निकालना है, दोनों वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म ही यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी 2i कैप 3j कैप 4k कैप डॉट 6i कैप। तो आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट में सेम कंपोनेंट ही मल्टीप्लाई होते हैं। 2i कैप 6i कैप कितना हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। j इंटू आई 0, k इंटू आई 0, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ लें। ठीक है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, एक्स वाई एंड जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 2i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। बताइए, तेज बच्चे तो अब ओरल सॉल्व कर ले रहे होंगे इसको मन ही में। ओरल सॉल्व करने का मतलब एरिया वेक्टर तुरंत बना ले रहे होंगे। किधर होगा, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कितना हो जाएगा 4j कैप, और j कैप का कंपोनेंट केवल उससे मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब आंसर तो दिख रहा है आपको, -16 होना चाहिए। खैर हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। 2i कैप -4j कैप प्लस 6k कैप, डॉट प्रोडक्ट किससे कर लेना है 4j कैप से।
तो जे कैप का जे कैप से मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर? अब कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो आप कर लेंगे। लॉजिक तो समझ में आ गई ना कि एरिया वेक्टर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेक्टर में एक्चुअली थीटा का ही, एंगल का ही बहुत ज़्यादा रोल होता है, बाकी सब तो लॉज वगैरह हैं, आप आसानी से कर लेंगे। चलिए, अगर आपको आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे उसे कर पाते हैं। 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब आसान क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन की डिग्निटी भी मेंटेन करनी है कि देखते ही ना लग जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मान लो गिवन दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है 2i कैप, 3j कैप एंड 4k कैप, ये गिवन है एज इट इज़। लेकिन अब जो हमें एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया, ठीक है, ये कुछ डेटा ले लेते हैं। ये 2 मीटर ले लेते हैं, इसको 4 मीटर ले लेते हैं, और ये 30 डिग्री एंगल पे घुमा हुआ है। ये सवाल है बच्चों, फ्लक्स बताना इसमें। बताइए कैसे करेंगे, आराम से सोच के बताइए। बता लेते हैं तो फिर मैं बात करता हूँ। हुआ? नहीं हुआ? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं अगर मैं इसको मार के बंद कर देता, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको दबा के बंद कर देता तो ये फिगर कुछ ऐसा होता, ठीक है ना। एक्स वाई में आ जाता है ये जेड, ठीक है ना। मान लीजिए, समझ लीजिए कि दरवाज़ा ही जैसा है। तो दरवाज़ा अगर बंद है तो ऐसा है, दरवाजे को आप हल्का सा खोले तो 30 डिग्री घूम गया, ठीक है ना। कंसेप्ट को समझिए। तो मान लेते हैं कि ऐसे सरफेस था पहले हमारा ये, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर किधर था, इधर की तरफ। ये किधर है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यानी ये जो सरफेस है हमारा किस में है, एक्स वाई प्लेन में। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको 30 डिग्री यहाँ से घुमा दिया, मान लीजिए 30 डिग्री घूम गया। तो घुमा होगा तो क्या हुआ होगा, ये तो एरिया वेक्टर इसके साथ फिक्स है। 30 डिग्री अगर ये घुमा होगा तो एरिया वेक्टर भी 30 डिग्री घूम गया होगा। बात समझ में आई? यानी इस केस में एरिया वेक्टर हमारा किधर है, जेड एक्सिस की तरफ। तो अगर सरफेस 30 डिग्री घूम गया तो जो हमारा एरिया वेक्टर यहाँ पर आना चाहिए था वो क्या हो गया होगा, 30 डिग्री घूम गया होगा। तो 30 डिग्री घूमेगा तो किधर आ जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा। ये हमारा एरिया वेक्टर होगा जो कि 30 डिग्री घूम गया। क्लियर है कंसेप्ट? आराम से देख लीजिए, इसलिए मैंने ये फिगर ही बनाया, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन से 30 डिग्री घुमा तो ये फिगर बन गया। तो एक्स वाई प्लेन में जब था तो एरिया वेक्टर किधर था, जेड एक्सिस की तरफ। तो एक्स वाई प्लेन को जितना एंगल घुमाएंगे एरिया वेक्टर भी तो उतना एंगल घूमेगा ना। अब ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर कोई एरिया वेक्टर रॉड की तरह जो फिक्स है, मैं जैसे जैसे इस हाथ को घुमाऊंगा एरिया वेक्टर भी घूमेगा, एरिया वेक्टर भी घूमेगा, ठीक है। 30 डिग्री में घुमाए हैं तो एरिया वेक्टर कितना शिफ्ट हो गया, 30 डिग्री। अब यहाँ तक अगर आप बात समझ में आ गया तो आपको सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं। ये एरिया वेक्टर किस प्लेन में है ये पता कर लीजिए, बस काम हो जाएगा। ध्यान से देखिए आप, एरिया वेक्टर किस प्लेन में है, क्योंकि एरिया वेक्टर तो भाई अब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है ना, बीच में है कहीं, तो कंपोनेंट हमें लेने होंगे। किस प्लेन में है देख के बताइए, किस में है, एक्स जेड में है, एक्स और जेड में है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि एरिया वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है तो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये जो सरफेस है अगर आप ध्यान से देखें तो किसके अबाउट घूम रहा है,
वाई एक्सिस के अबाउट। तो जिसके अबाउट घूम रहा होगा उस एक्सिस में तो एरिया वेक्टर हो नहीं सकता, ठीक है। तो वाई में नहीं हो सकता तो बचा क्या, एक्स और जेड, यानी ये एरिया वेक्टर किस में है, एक्स और जेड एक्सिस में। खैर ये हमारा 30 डिग्री था, तो अलोंग द एंगल क्या हो जाएगा, ए कॉस 30 डिग्री एंड अवे फ्रॉम द एंगल ए साइन 30 डिग्री। डायरेक्शन को एज इट इज़ मेंशन कर लीजिए, इधर एक्स है तो इधर क्या होगा माइनस एक्स, तो माइनस आई कैप, बाहर की तरफ क्या था जेड एक्सिस दैट इज के कैप। क्लियर है। एरिया है कितनी 4 2 जा 8, तो 8 आप यहाँ पर रख लीजिए। अब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए की जगह 8 रख लेना, एरिया है इसका मैग्नीट्यूड है 8 साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू चलिए मैं लिख देता हूँ 8 साइन 30 डिग्री माइनस आई कैप प्लस 8 कॉस 30 डिग्री के कैप, ठीक है। तो फाई इक्वल टू 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप साइन 30 1/2 दैट इज माइनस 4 आई कैप एंड कॉस 30 इज √3/2 सो 4√3 के कैप, ठीक है। अब आपके लिए सवाल में कुछ रहा नहीं, डॉट प्रोडक्ट करना है, आई का आई से करेंगे कितना हो जाएगा -8, के का के से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16√3। ये हमारा आंसर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन था, ठीक है ना। बोर्ड तो अभी तक ऐसा दिया नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं जिसमें आप एरिया वेक्टर आसानी से पहचान लें। तो उसी को थोड़ा सा जनरलाइज कर लिया गया, हल्का सा घुमा लिया गया। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है तो एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन कराने का मेरा केवल और केवल स्वार्थ इतना है कि आपको एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि फ्लक्स आएगा अच्छे से तभी गॉस लॉ आएगा, ठीक है ना, मतलब गॉस लॉ के प्रॉब्लम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब खुद सोचिए कि अगर ये ऐसे रहता तो आसानी से कर लेते। अब सवाल ऐसे ना रह के फिगर कैसे दिया ना, ऐसे दिया हुआ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये फिगर किस में था, एक्चुअली में जेड एक्स एक्सिस में था, उससे हल्का सा उठा हुआ है। कितना उठा हुआ है, ठीक है 30 डिग्री मान लेते हैं। सेम डेटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आई कैप या फिर आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है कि ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, बताना है फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए ये फिगर पहले किस में था, एक्स जेड एक्सिस में था, मतलब एक्स जेड प्लेन में था। एक्स जेड प्लेन से हमने 30 डिग्री ऊपर की तरफ घुमाया, ध्यान दीजिएगा। ये पहले फिगर किस में था, एक्स जेड प्लेन में था। तो एक्स जेड प्लेन में होता तो एरिया वेक्टर किधर होता, इधर की तरफ। अब इसको मैं ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो एरिया वेक्टर भी घूमेगा, ठीक है ना। तो अगर 30 डिग्री घुमाए हैं तो एरिया वेक्टर कितना घूम गया, 30 डिग्री घूम गया, ठीक है। इधर कहीं एरिया वेक्टर होगा हमारा, ठीक है। अब एरिया वेक्टर किस प्लेन में होगा, तो जाहिर सी बात है किस में होगा, एक्स और वाई प्लेन में, ठीक है। लॉजिक क्या बताए थे कि जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो उस एक्सिस में तो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नॉर्मल बनाना है। यानी ये एरिया वेक्टर हमारा वाई और एक्स और वाई में है, दिख भी रहा है वाई है और इधर क्या एक्स है।
तो इस एरिया वेक्टर का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैं अलग से साइड में लिख लेता हूँ, ए cos 30 जे कैप प्लस ए साइन 30 माइनस आई कैप। बात क्लियर है, समझ में आई? ए हमारा है कितना, 2 है, तो ए की जगह आप 2 रख लीजिएगा, यहाँ भी 2 रख लीजिएगा। और फिर सवाल में कुछ रहा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी, आई कैप जे कैप एंड के कैप डॉट एरिया वेक्टर 2 cos 30 की वैल्यू √3/2 जे कैप माइनस 2 sin 30, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 दैट इज 1, ठीक है, 1 आई कैप या फिर आई कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट कर लिए तो जे का कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कटा लेते हैं, कितना आ गया √3, आई का आई से होगा -1, ठीक है, न्यूटन मीटर इसका सर्कल। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको जो मैं समझाना चाहता था वो बातें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको समझाना क्या चाहता था कि आपको एरिया वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ये भी समझाना चाहता था कि फ्लक्स जो हमें कैलकुलेट करना है तो या तो ये फॉर्मूला यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमको वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के लिए डेटा गिवन होगा। तो जब डेटा गिवन होगा तो इसे यूज करेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में होगा तो वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो लेक्चर में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, सब मिला के 11 वीडियोज़ होंगे अधिक से अधिक। हाँ, उसके बाद जो मैं वीडियोज़ बनाऊंगा वो उसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे बुक के, हालांकि मैं वीडियो बनाते ही समय बहुत सारे न्यूमेरिकल कराया, ठीक है ना, तो मैं जनरली बुक के न्यूमेरिकल कराना नहीं चाहता कि सब मैं ही करा दूंगा तो आप क्या सीखेंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कंबाइंड क्वेश्चंस रहेंगे सारे। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना सीखा, अब हमें फ्लक्स निकालना है क्लोज बॉडी के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम क्लोज बॉडी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होगा तो किसी भी क्लोज बॉडी से, क्लोज बॉडी का मतलब क्या हुआ, 3D बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, 3 डायमेंशनल बॉडी की, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल बॉडी कभी भी क्लोज बॉडी हो नहीं सकती, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और किसी क्लोज बॉडी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है तो फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1 वर्ड में है कि 0 होगा, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम 0 होता है, अगर कुछ डेटा में चेंज ना किया गया हो तो, कुछ ऐसी कंडीशन ना डाल दी गई हो तो, ठीक है ना। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांस्टेंट है तो सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करेंगी उतनी ही चली जाएंगी, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डिपेंड कर रहा है कितने नंबर में क्वेश्चन आ रहा है। 1 नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, 3 नंबर में आएगा तो आपको 0 दिखाना होगा। और अगर कुछ हल्की फुल्की चेंजिंग होगी, जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया होगा आपका जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसके बावजूद भी फ्लक्स 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ डेटा मेंशन किया हुआ है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन के लिए डायरेक्शन कहीं और है, किसी और रीजन के लिए डायरेक्शन कहीं और है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, क्लोज बॉडी लेना है तो क्लोज बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है 2 आई कैप, और ये जो फिगर बना है वो क्या है, क्यूब है।
एज लेंथ हो गया ए। तो हमें नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज बॉडी बताना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर या फिर ई एस कॉस थीटा। मतलब हम तो सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना जानते हैं। तो क्यूब में कितने सरफेस हैं, क्यूब में कितने सरफेस हैं, कितने फेस हैं बताइए, 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी जो नेट फ्लक्स होगा वो कितने सरफेस की वजह से होगा, 6 सरफेस की वजह से होगा, 4 5 एंड 6। क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स डायरेक्शन में, मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रही है इधर की तरफ, बिना कुछ सोचे समझे। कैसी है, कांस्टेंट है। अब खुद से लॉजिक लगाइए, ऐसे 4 सरफेस हमारे होंगे जहां पर थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कौन कौन से हैं, देखिए ये वाला सरफेस, देखिए इस सरफेस को आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया फिक्स है, इधर की तरफ जा रही है। एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक और बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि इस फिगर में 6 सरफेस हैं तो एरिया वेक्टर चूज करते समय आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर लिए हैं, आउटवर्ड लिए हैं, तो थ्रू आउट द 5 सरफेस आपको एरिया वेक्टर किधर लेना है, बाहर ही लेना है, ठीक है ना। क्योंकि ये कन्वेंशन है, आप आउटवर्ड को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो आप इसके लिए इनवर्ड नहीं बना सकते, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, सबके लिए एरिया वेक्टर किधर, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर बनाना चाहिए आपको, बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ। एंगल कितना है, 90 डिग्री। उसी तरह ये वाला सरफेस और पीछे वाले सरफेस पे भी क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी 4 ऐसे सरफेस हैं जिसके वजह से फ्लक्स तो 0 हो गया, बचे 2 कौन से सरफेस हैं, ये वाले, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, ठीक है। इस वाले सरफेस को देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है लेकिन एरिया वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ है। एंगल कितना है यहाँ पे, 180 डिग्री। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सरफेस के लिए आप एरिया वेक्टर बाहर लिए हैं तो हर एक सरफेस के लिए वही कन्वेंशन यूज करना है। अगर इसको आप अंदर ले लेते हैं तो फिर आपको कन्वेंशन चेंज करना होता है एक ही सवाल में। तो एक सवाल में आप एक ही डायरेक्शन लें, और वो आपके ऊपर है, इधर ले सकते हैं, बाहर लें, अंदर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर इन 4 की वजह से 0 हुआ। 5वां ये था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 है, 2 आई कैप, एरिया कितना है, ए स्क्वायर, ये भी आई कैप, यानी 2a² हमारा फ्लक्स आ गया। इस वाले की वजह से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई कैप ही है, लेकिन एरिया वेक्टर माइनस आई कैप डायरेक्शन में, मतलब ये कितना आ गया, -2a²। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 4 की वजह से 0 था, इन दोनों का सम भी क्या हो गया, 0। यानी क्लोज बॉडी से नेट फ्लक्स 0 ही होगा। लॉजिक क्या है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे इंटर की उतनी निकल गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ गई ही नहीं, ठीक है, क्लियर। हाँ लेकिन एक और क्वेश्चन था जिसके लिए मैं कह रहा था कि वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसा हमेशा ही नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स हमेशा 0, ठीक है ना, वो बेस्ड ऑन डेटा भी है। तो देख लेते हैं क्या डेटा है। शायद एनसीईआरटी का ही ये प्रॉब्लम था, सॉल्व होगा या फिर अनसॉल्व होगा मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन कभी का तो था, मैंने देखा था उसे, ठीक है। ये हमारा एक सिलेंडर है और इसकी लेंथ 2L है, ठीक है ना, LL मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कंडीशन हमें क्या दिया था बुक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है ना, इसको ओरिजिन मान ले रहे हैं हम, ठीक है ना, ये ओरिजिन है। इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई कैप है फॉर L इज ग्रेटर देन 0, मतलब ओरिजिन के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, आई कैप में, एंड फॉर L इज लेस देन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी है, -200 आई कैप, दैट इज
वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन डायरेक्शन ही के लिए, मतलब इधर की तरफ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी है, कांस्टेंट ही है अभी भी, लेकिन क्या फ्लक्स जीरो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है कि L जीरो से ज़्यादा है, तो मतलब ये ओरिजिन है, ओरिजिन किधर जा रहा है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है, ठीक है ना, किधर की तरफ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और ओरिजिन के हम पीछे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी कैसी है, इधर की तरफ है, ठीक है ना, इधर की तरफ, और इसमें इधर की तरफ, ठीक है। तो जब आप गॉस लॉ पढ़ने जाएंगे तो आपको उस समय समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ पर कुछ ऐसा सोर्स रखा गया होगा जिसकी वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। अब वो सोर्स और कुछ नहीं होगा, थिन शीट होगी, ठीक है ना, थिन शीट की वजह से ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हुई। तो वो थिन शीट ना दे के ऐसे डेटा दिया हुआ। और अब पूछा है कि नेट फ्लक्स बताइए, क्या पूछा है क्वेश्चन में, नेट फ्लक्स बताइए। तो नेट फ्लक्स निकालना है, यानी फ्लक्स निकालना है, यानी सरफेस पे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। 3D बॉडी है, यानी हर सरफेस के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे कितने सरफेस हैं बताइए? 2 हमारे ऐसे सरफेस हैं जो कौन से हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और एक सरफेस कैसा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। दिख रहा है ना, ये चौक हमारा क्या है, चौक भी तो एक सिलेंडर है ना। तो एक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये एक कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे जब निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर, मतलब जिधर एरिया वेक्टर उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मतलब एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1। इस पॉइंट पे देखिए एरिया वेक्टर मैंने आउटवर्ड लिया है, तो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर कैसा लेना पड़ेगा, आउटवर्ड ही लेना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मतलब यहाँ भी थीटा 0 डिग्री, इसीलिए ये दोनों ऐड हो जाते हैं, कैंसिल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। चौथा हमारा क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। यानी ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसके वजह से फ्लक्स 0 हो गया, इन दोनों की वजह से जो फ्लक्स होगा तो कितना होगा, मान लेते हैं इसकी एरिया बुक में हो सकता है कुछ रेडियस या डायमीटर वगैरह दिया हो, हम इसकी एरिया ए मान लेते हैं, कैपिटल ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, 200, एरिया को ए मान ले या फिर पाई आर स्क्वायर, जो भी आपको लेना है, जो आपको सही लगे, इंटू ए cos 0 डिग्री प्लस 200 ए cos 0 डिग्री, दैट इज 400 ए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, उसके बावजूद भी फ्लक्स 0 नहीं है, ठीक है ना। इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज बॉडी 0 होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चेंज ना हो रही, ठीक है ना, मतलब थ्रू आउट द रीजन वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना, डायरेक्शन अपनी पलटे नहीं, तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, ठीक है। ये तो हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैसी है, कांस्टेंट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गई तो तब फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो वेरिएबल हो जाती है तो जनरली बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि क्वेश्चन हमारा कैलकुलस बेस्ड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेरिएबल है, ठीक है ना। तब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट फ्लक्स तब कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है तो कैलकुलस ही यूज हो, ठीक है ना, क्योंकि सीबीएसई कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन तो हटा दिया है बहुत समय से, मेरे हिसाब से 2008 के बाद से तो हटा ही दिया। तो अगर वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो सिंपली सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है ना। आप कोई भी डेरिवेशन उठा के देख लें या फिर कोई भी न्यूमेरिकल देख लें, ठीक है ना। और जो न्यूमेरिकल कैलकुलस बेस्ड होगा वो देखिएगा एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चन में होंगे, ठीक है। खैर हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हम तो उससे भी ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हाँ ये आपको समझना है कि बोर्ड में अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स से वो कैलकुलस बेस्ड नहीं है। तो अगर जो क्वेश्चन आप कैलकुलस के थ्रू कर रहे होंगे इसका मतलब उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगा जो विदाउट कैलकुलस भी हो रहा होगा। ये मेरे समझाने का मतलब। खैर
इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तब कैसे करेंगे, तो इसका भी एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन 2008 में सीबीएसई बोर्ड में आया था, जिस समय मैं बोर्ड का पेपर दे रहा था, ठीक है। और एकदम नया क्वेश्चन था उस समय के लिए, बच्चे ऐसा क्वेश्चन ही नहीं किए थे। बहुत हंगामा हुआ था कि पेपर टफ है, ये है वो है, लेकिन हाँ जिसको लॉजिक क्लियर है उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और एक्चुअली में यहाँ बना लेते हैं हमें, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। ये एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस हो गए, ये जेड एक्सिस हो गए। ये जो क्यूब रखा है ए यूनिट दूर रखा हुआ है, ठीक है ना। और इस क्यूब का लेंथ भी क्या है, ए है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रही है वो अल्फा अंडर रूट ऑफ एक्स आई कैप ऐसे कुछ वेरी कर रही है। कहने का मतलब है अल्फा कांस्टेंट है लेकिन एक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। एक्स वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एट एक्स इक्वल टू ए पे अल्फा अंडर रूट ए है, एट एक्स इक्वल टू 2a पे अल्फा अंडर रूट 2a है। मतलब एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो रही। तो यही क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा था कि फ्लक्स बताइए, तो हम तो बेसिक से ही करेंगे, बेसिक से ही करना ही है। सरफेस कितने हैं, 6 की वजह से आप लिख लो, ठीक है। तो 6 की वजह से तो पहले ये 4 तो 0 होंगे, ठीक है। रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे ना करे, लेकिन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कौन कौन से वो सरफेस हैं, ये देखिए, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है इधर की तरफ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ 90 डिग्री। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ 90 डिग्री। इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री। और पीछे वाले सरफेस के लिए 2 सरफेस केवल बचते हैं, एक ये सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है। इसका एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। मतलब 2 सरफेस की वजह से केवल फ्लक्स होगा जिसमें एंगल 90 डिग्री नहीं हो रहा है। तो इन 4 की वजह से तो 0 है, ठीक है ना। बचे 2, इन 2 की वजह से सॉल्व करना है, ठीक है ना। मतलब हमको 5 प्लस 5 6 कैलकुलेट करेंगे तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो देखते हैं, 5वां सरफेस इसको मान लेते हैं, ठीक है। 6वां सरफेस इसे मान लेते हैं। तो देखिए, ए दूरी पे ये क्यूब रखा हुआ है, तो ए दूरी पे, ठीक है ना, ध्यान से सोचिएगा, ये ऐसे हमारा बॉडी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, हर जगह चेंज हो रही है। यहाँ कुछ हो रहा है, 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 इस वाले सरफेस पे भी कुछ और है, ठीक है ना। लेकिन इस वाले सरफेस को ध्यान से आप देखेंगे, केवल इस वाले पोर्शन को देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भले यहाँ पर कुछ और है लेकिन पूरे सरफेस के लिए तो कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एट एक्स इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू a/2 पे कुछ और होगी, एट एक्स इक्वल टू a पे कुछ और होगी, लेकिन एट a के लिए जो भी उस पे प्लेन बना है उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो प्लेन तो एट एक्स इक्वल टू a पे बना हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, एंगल कितना है 180 डिग्री। तो इसको ध्यान से देखते हैं, तो 5 पहले लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, अल्फा रूट एक्स, तो रूट के जगह पे क्या रख लेंगे, ए इंटू एरिया का स्क्वायर, ए स्क्वायर, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1, क्लियर है। तो एट एक्स इक्वल टू ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। बात समझ में आई, ऐसे समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्स में वेरी कर रही है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो यहाँ पर अगर कुछ और है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, अगर इसी में एरिया हमारी सीमित है तो, ठीक है। चलिए ये हो गया। 5 6 के लिए निकालेंगे,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी पे है, ए लेंथ ये है, ए लेंथ ये है, यानी 2a लेंथ। तो अब 2a लेंथ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो फॉर्मूला कैसे है, अल्फा अंडर रूट 2a। तो इस पूरे से पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हर जगह क्या होगी, कांस्टेंट होगी, एक्स के साथ वेरी कर रहा है। लेकिन ये जो सरफेस है वो एक एक्स पे फिक्स है, एक्स इक्वल टू 2a पे ये वाला सरफेस हमारा फिक्स है, ठीक है। ये इसको क्या लिख लेंगे, अल्फा अंडर रूट 2a इंटू ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, थीटा कितना है 0 डिग्री। तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अल्फा अंडर रूट ए ऑफ ए स्क्वायर। तो अंडर रूट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/2 और 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2, यानी अल्फा ए टू द पावर 5/2 कॉस 180 माइनस इसको देखेंगे प्लस रूट 2a बाहर ले लेते हैं, अल्फा ए टू द पावर 5/2 प्लस में, ठीक है ना, इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है। तो अल्फा ए टू द पावर 5/2, ठीक है, रूट 2 माइनस 1। ये आंसर हो गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतनी ही सी बात मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। फिर से दिक्कत है तो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये मैं बोर्ड आपको बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक्चुअली में 3D फिगर तो समझ में नहीं आ रहा है। ये जैसे यहाँ पर है, तो ये वाला जो फेस है इधर वाला, देखिए ऐसे बन गया, ये वाला फेस यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ये जो फेस है ये x इक्वल टू किसी पॉइंट पे है, ये x इक्वल टू किसी पॉइंट पे है। इस x इक्वल टू दिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इससे अलग है, लेकिन जो भी है ये थ्रू आउट इस लाइन के लिए क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अलग है ज़रूर, लेकिन जो भी है वो चेंज नहीं कर रही है, ठीक है ना, फिक्स है। इसीलिए मैं डायरेक्ट इसको यूज कर सकता हूँ। तो इसमें कहीं कैलकुलस लगा नहीं लगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी भी कर रही है तो जरूरी नहीं है कि कैलकुलस से ही सॉल्व होगा। हाँ, बहुत क्वेश्चन है कैलकुलस से सॉल्व होंगे। तो ये क्वेश्चन CBSE में 2008 में आया हुआ था। 2008 में ही मैंने 12th पास आउट किया था। तो उस समय ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल माना जा रहा था, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन नया तरीके का आता है मार्केट में, ठीक है ना भाई, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है तब तो ठीक है, लेकिन एकदम से अचानक से नया क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे विद्यालय में बहुत कम ही बच्चे इनको कर पाए थे, ठीक है। हाँ, मैं केंद्र विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। अब विद्यालय की बात किया तो मैं यहाँ पे जिक्र कर ही लूँ। खैर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से वीडियोस देखिए और बस बने रहिए, इतनी अपेक्षा है आपसे। धन्यवाद।